नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पुरानी रजिस्ट्री का नामांतरण कैसे होगा, कौन कौन से दस्तावेज साथ लगेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पुरानी रजिस्ट्री का नामांतरण कैसे होता है और उसके साथ में कौन कौन से दस्तावेज साथ में लगेंगे। देखिए, अगर आपने कोई रजिस्ट्री करवाई है अर्थात विक्रय पत्र का निष्पादन अपने पक्ष में करवाया है और उसके आधार पर अगर आप अपना नामांतरण नहीं करवा पाए हैं, ठीक है, या फिर आपने अपने पक्ष में जो है किसी पंजीकृत दस्तावेज का निष्पादन करवाया है। अब पंजीकृत दस्तावेज में कौन कौन से दस्तावेज आते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, पंजीकृत दस्तावेज में जो दस्तावेज आते हैं उसमें एक दस्तावेज होता है विक्रय पत्र, ठीक है। क्या होता है? एक होता है विक्रय पत्र, दूसरा होता है दान पत्र, ठीक है, तीसरा होता है विनिमय अर्थात एक्सचेंज, ठीक है। इसके अलावा होता है वसीयत, ठीक है। अब ये दस्तावेज जो है अगर ये पुराने हो चुके हैं, ठीक है, क्या हो चुके हैं? पुराने हो चुके हैं, लेकिन इसमें से वसीयत जो है इस पर नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि वसीयत का नामांतरण जो है, पुरानी वसीयत का नामांतरण भी करवाया जा सकता है और उसके आधार पर जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती है। लेकिन जब आपने विक्रय पत्र का निष्पादन अपने पक्ष में करवा लिया या किसी व्यक्ति ने आपको कोई जमीन बेच दी है या कोई जमीन दान कर दी है या कोई विनिमय आपके पक्ष में कर दिया है और उसके आधार पर अगर आप नामांतरण करवाना चाहते हैं और वह क्या हो चुका है? पुराना हो चुका है, ठीक है, वो क्या हो चुका है? पुराना हो चुका है। तो उसके आधार पर आपको नामांतरण करवाने में कौन सी परेशानी आती है और कौन से दस्तावेज आपको उसके साथ में लगाने चाहिए। तो इसके लिए हम आगे समझेंगे इसको यहां पर कि अगर आपके पक्ष में कोई विक्रय पत्र हुआ है, ठीक है, कोई विक्रय पत्र हुआ है और उस विक्रय पत्र के बारे में आप अपना नामांतरण करवाना चाहते हैं या फिर दान पत्र है या विनिमय पत्र है या ऐसा कोई दस्तावेज जिसके आधार पर आप नामांतरण करवाना चाहते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहां पर यह एक ग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ में दो लोग खड़े आपको दिखते होंगे और एक यहां पर आपको न्यायालय दिख रही है और एक आपको जमीन दिख रही है, ठीक है। कैसे? यह व्यक्ति जो है यह अंतरण करता है, यह अंतरण ग्रहीता है, ठीक है। ये क्या है? अंतरण ग्रहीता है। यहां पर यह जमीन है और यह न्यायालय है। अब यहां पर जैसे यह जमीन जो है, इस जमीन को यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति को बेचता है, तो ये क्या करेगा? विक्रय पत्र का निष्पादन करेगा, ठीक है। क्या करेगा? विक्रय पत्र का निष्पादन करेगा। किसके पक्ष में? इस व्यक्ति के पक्ष में। जब इस व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन जैसे मान लेते हैं कि कब होता है? वर्ष 2010 में होता है, ठीक है। अब 2010 के बाद में अभी 2025 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है और वो भी खत्म होने वाला है। तो 2025 तक ये व्यक्ति जो है इस विक्रय पत्र का नामांतरण जो है नहीं करवा पाता है। किस जमीन का? इस जमीन का। इन दोनों के बीच में जो विक्रय पत्र हुआ है, ठीक है, जो विक्रय पत्र इन दोनों के बीच में हुआ है उसका नामांतरण यह नहीं करवा पाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे 15 साल हो चुके, कितने साल हो चुके यहाँ पर? ये 15 साल हो चुके। अब 15 साल तक ये नामांतरण नहीं करवा पाता है, तो ऐसी स्थिति में इसका नामांतरण होगा या नहीं होगा? तो देखिए, यहाँ पर यह तो क्लियर है कि आपका नामांतरण जो है वह होगा। क्या होगा? आपका नामांतरण जो है वह होगा। लेकिन आपको उसके साथ में दस्तावेज कौन से लगाने पड़ेंगे और क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी? तो उसके साथ में दस्तावेज जो लगाने के हैं वे दस्तावेज इस प्रकार के होंगे। कौन से? पहला दस्तावेज आपका रहेगा वह रहेगा जिस समय, जैसे 2010 में विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ था, तो जैसे मान लेते हैं कि ए व्यक्ति है। कौन है? ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को जमीन बेची, ठीक है। इस ए ने बी को जमीन बेची और जमीन कौन सी है? सी नाम की है, या उसका जो नंबर है वह क्या है? उसका नंबर है 100 नंबर। क्या नंबर है उसका? ये 100 नंबर की जमीन जो है वह इस ए की है और इस ए ने बी को बेची है। तो 2010 में ये 100 नंबर की जमीन किस व्यक्ति के नाम पर थी, ठीक है। तो वह खसरा आपको निकालना है। क्या करना है? पहला दस्तावेज आपको वह खसरा या उसकी B1 की प्रमाणित प्रतिलिपि आपको निकालनी है। कब की? 2010 की आपको निकालनी है। ये दस्तावेज आपको उस नामांतरण आवेदन के साथ में पेश करना है। दूसरा क्या है? दूसरा दस्तावेज है कि विक्रय पत्र, ठीक है, विक्रय पत्र जिसके आधार पर आप नामांतरण चाहते हैं, या दान पत्र जिसके आधार पर आप नामांतरण चाहते हैं, या विनिमय पत्र जिसके आधार पर आप नामांतरण चाहते हैं। तो इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि
या फिर अगर ये असल में आपके पास में है, ओरिजिनल अगर प्रति इसकी आपके पास में है तो उसको पेश कर सकते हैं नामांतरण के साथ में, या उसकी फोटोकॉपी आप पेश कर सकते हैं, या फिर आपको प्रमाणित प्रतिलिपि बतानी पड़ेगी, या ओरिजिनल आपको वहां पर कहां पर तहसीलदार के वहां पर आपको बतानी पड़ेगी। 2 दस्तावेज तो ये हो गए। नामांतरण आप करवाने जाएंगे या तो विक्रय पत्र का करवाएंगे, या दान पत्र का करवाएंगे, या विनिमय पत्र का करवाएंगे। इनमें से कोई सा भी जिसका भी नामांतरण आप करवाएंगे उसकी आपको प्रमाणित प्रतिलिपि या असल की छाया प्रति आपको लगानी होगी, और असल जो है जब भी तहसीलदार साहब देखना चाहे उस टाइम पर आपको बतानी पड़ेगी। और एक हो गया पुराना खसरा। क्या हो गया? पुराना खसरा, अर्थात जिस वर्ष में वह पंजीकृत दस्तावेज जो है निष्पादित हुआ था उस वर्ष का खसरा। तीसरा दस्तावेज क्या है? वर्तमान में वह जमीन किसके नाम पर है। ठीक है, वर्तमान में वह जमीन किसके नाम पर है ना। तो वर्तमान का खसरा, ठीक है, या B1 की प्रमाणित प्रतिलिपि। क्या? B1 की प्रमाणित प्रति। ठीक है, B1 की प्रमाणित प्रति। ठीक है ना। तो ये दस्तावेज जो है आपको किस आवेदन के साथ में लगाना है? नामांतरण का जो आवेदन आप पेश करेंगे कहां पर? तहसीलदार साहब के यहाँ पर, है ना। तहसीलदार साहब के यहाँ पर आप जब नामांतरण का आवेदन पेश करेंगे, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 के तहत जो पेश करेंगे उसके साथ में आपको ये दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। अब इतना पुराना नामांतरण अगर आपका हो चुका है तो ऐसी स्थिति में क्या तहसीलदार साहब आपका नामांतरण खारिज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आपका नामांतरण खारिज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये धारा 109 और 110 जो है इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति के संबंध में, अर्थात कृषि भूमि है या भूमि जो है उसके संबंध में, जो राजस्व की भूमि है उसके संबंध में अगर अधिकार अर्जित होते हैं तो उसको क्या करना है? तहसीलदार को। ठीक है, जैसे इस व्यक्ति को अधिकार अर्जित हुआ कब? 2010 में। तो 2010 में जो भी तारीख थी, जैसे मान लेते 1/1/2010, तो 1/1/2010 से 6 महीने के अंदर, कितने? 6 माह के अंदर इसको अपने अधिकार की रिपोर्ट जो है कहाँ करनी है? तहसीलदार के समक्ष। 109 और 110 में इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। तो 6 महीने के अंदर अगर ये व्यक्ति जो है ये तहसीलदार साहब के समक्ष जो है क्या नहीं करता है? अपने अधिकार की रिपोर्ट नहीं करता है। अधिकार की रिपोर्ट से मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई जमीन खरीदी है या दान में प्राप्त हुई है या किसी भी रूप में वह जमीन जो है अपने नाम पर करवाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको अधिकार अर्जन की रिपोर्ट जो है 109 और 110 के तहत कहां पर करनी पड़ेगी? तहसीलदार साहब के सामने करनी पड़ेगी। अगर यह 2010 से 2025 तक चुपचाप बैठा है, अर्थात इसने 6 माह के अंदर अगर रिपोर्ट नहीं की है, इसको तहसीलदार को रिपोर्ट नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तहसीलदार जो है जब यह नामांतरण का आवेदन पेश करेगा तो इस व्यक्ति के ऊपर अधिकतम कितने रुपए? 5,000 रुपए। कितने? अधिकतम 5,000 रुपए जो है वह इस पर अधिरोपित कर देंगे। कौन करेंगे? तहसीलदार साहब जो है उस पर अधिरोपित कर देंगे और इसका नामांतरण जो है वह कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो है जो भी लोग जिसने जमीन बेची है या इस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई तो इसके उत्तराधिकारी जो है उसको सुनवाई का पर्याप्त अवसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो है इसका नामांतरण कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पुरानी रजिस्ट्री है, ठीक है, और उसका नामांतरण जो है वह नहीं हुआ है तो आप उसके साथ में इस प्रकार से दस्तावेज लगाकर अपना नामांतरण प्रमाणित करवा सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।